हेलो एंड वेलकम टू इग्नू BAPSH। आज हम BPAG 174 का यूनिट नंबर 4 देखने वाले हैं, जिसका टाइटल है गोल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये इस यूनिट का पार्ट 1 होने वाला है, जिसमें आज हम 8 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को स्टडी करेंगे। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स से पहले हमारे पास आते हैं मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, जो कि यूनाइटेड नेशंस यहाँ पर प्रपोज करता है। और इसके तहत हर नेशन को इन्हें 2015 तक इम्प्लीमेंट करना होता है। ये जो डिक्लेरेशन होती है सितंबर सितंबर 2000 में साइन की जाती है, जिसमें जो लीडर्स होते हैं वो ये कमिट करते हैं कि हम पोवर्टी के अगेंस्ट लड़ेंगे, हंगर के अगेंस्ट लड़ेंगे, और साथ ही साथ जैसे डिजीज, इलिटरेसी, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन और डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, ऐसे टॉपिक्स को यहाँ पर उठाया गया कि इसके लिए हमें आगे लड़ना है और इनको खत्म करना है। इसी को देखते हुए यूएन ने 8 मिलियन डेवलपमेंट गोल्स को लिया और हर स्टेट को कहा कि आपको 2015 तक इनको अच्छे से इम्प्लीमेंट करना है। तो टाइम बाउंड तरीके से ये गोल्स जो है वो चलते रहे। बाद में ये गोल्स जो थे वो अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाए और इनका टाइम पीरियड जो था 2015 तक का, ये एक्सपायर हो गया। अब 2015 के बाद नए तरीके के गोल्स लाए गए, जिनका नाम था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। अब 192 मेंबर नेशंस जो थे यूएन के, उन्होंने प्लेज लिया कि अब जो हम नया एजेंडा ला रहे हैं इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने का, वो हमें 2030 तक अचीव करना है। और इसमें टोटल 169 टारगेट्स थे। अब हम देखते हैं कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स से हम कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे आए। तो सबसे पहले बात की जाती है यहाँ पर जो 8 एमडीजीज थे वो क्या क्या थे। सबसे पहला एमडीजी था इरेडिकेट पॉवर्टी एंड हंगर। अब पॉवर्टी और हंगर को खत्म करना, यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन को अचीव करना, जेंडर इक्वालिटी को और वुमेन को एम्पावर करना, चाइल्ड मोर्टेलिटी को रिड्यूस करना, मैटरनल हेल्थ को इम्प्रूव करना, HIV एड्स जैसी बीमारियों से लड़ना, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को इंश्योर करना और एक ग्लोबल पार्टनरशिप बनाना डेवलपमेंट के लिए। तो 2015 में हमने देखा कि एमडीजीज जो थे इनका टाइम पीरियड ओवर हो गया। एक नया एजेंडा सेट किया गया जिसका नाम था एजेंडा 2030, जिसके गोल्स को कहा गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। अब हम ये देखते हैं कि जो एमडीजीज थे ये एसडीजीज से कैसे अलग होते हैं। तो सबसे पहले जीरो गोल्स। अब जो टारगेट थे एमडीजीज के वो हाफ वे तक ही जा पाए, ठीक है, मतलब ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए। वहीं जो एसडीजीज थे वो इस तरीके से डिज़ाइन किए गई कि जो शॉर्टकमिंग्स मिलेनियम डेवलपमेंटल गोल्स की वजह से आई, वो उन शॉर्टकमिंग्स को अच्छे से कंप्लीट कर सकें। द गोल्स आर सपोज टू अचीव जीरो लेवल, ठीक है, इसमें किसी भी तरीके का कोई गुंजाइश ना बचे। इस तरीके से एसडीजीज को यहाँ पर डिज़ाइन किया गया, जैसे कि जीरो हंगर, जीरो प्रिवेंटेबल चाइल्ड डेथ्स। उसके बाद यूनिवर्सल गोल्स। अब जो एमडीजीज थे उसमें कहा गया कि अगर हमें इन गोल्स को इम्प्लीमेंट करना है तो हमें चाहिए रिच डोनर्स, ठीक है, मतलब डेवलप्ड कंट्रीज, रिच डोनर्स एडिंग रेसिपिएंट्स। अब यूएन को तब ये लगा कि डेवलप्ड वर्ल्ड के पास तो इतना ज़्यादा पैसा है कि वो इसमें लगा सकते हैं, पर अंडर डेवलप्ड वर्ल्ड का क्या, जो पुअर कंट्रीज हैं उनके बीच में जो गैप आ जाएगा रिच और पुअर के बीच में, वो इस पे बढ़ता चला जाएगा। तो इसीलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल थे उनमें ये एक बात रखी गई कि अपने हिसाब से जितनी भी जिसकी कैपेसिटी है, हर नेशन अपने अपने तरफ से कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन जरूर दे। इसमें रिच डोनर्स को यहाँ पर हाईलाइट नहीं किया गया। जैसे कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स में हम देखते हैं कि ये कहा जाता है कि जो भी ये गोल्स हैं हमें रिच कंट्रीज चाहिए इनको अच्छे से इम्प्लीमेंट करने के लिए, पर ऐसा सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स में नहीं चला। इसमें कहा गया कि जो भी नेशंस वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं, जो भी यूएन के मेंबर हैं, वो अपने अपने तरफ से जितना भी हो सके, भले ही थोड़ा हो, पर अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन दें, ठीक है। हम किसी पर बोझ नहीं डालना चाहते, सारे अपने अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन इसमें दे सकते हैं। और
नेक्स्ट आता है कॉम्प्रिहेंसिव। और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स थे, हम ये देख ही सकते हैं कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स है ये कितने ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है। मतलब इसमें अलग अलग एरियाज को, अलग अलग डोमेन्स को इंक्लूसिव तरीके से यहाँ पर देखा जाता है अचीव करने के लिए। उसी के साथ नेक्स्ट आता है हंगर। अब जो कंसर्न्स थे विमेन एम्पावरमेंट के, ठीक है, मोबिलाइजेशन के और पार्टनरशिप के, ये तीन पिलर माने जाते हैं हंगर को ख़त्म करने के लिए। और एसडीजीज में इन सभी का अच्छे से ध्यान रखा जाता है, जो कि एमडीजीज में नहीं रखा जा रहा था। उसके बाद आता है इंक्लूसिविटी। अब जो एमडीजीज थे वो एक टॉप डाउन प्रोसेस के जरिए आते थे। मतलब एक कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें सबसे पहले ऊपर वाली अथॉरिटी को हमने यहाँ पर कुछ गाइडलाइंस दे दी, उसके बाद नीचे वाली अथॉरिटी में, तो ऐसे ऊपर से नीचे तक ये काम करते थे। पर एसडीजीज में इनको ऐसे प्रिपेयर किया गया कि हर कोई यहाँ पर अच्छे से डेवलपमेंट कर सके। यहाँ पर बॉटम अप अप्रोच का फॉलो किया गया। मतलब नीचे से लेकर ऊपर तक अच्छे से एक प्रोसेस तरीके से हम डेवलपमेंट करें, और अलग अलग डोमेन्स को, भले वो सोसाइटी हो, जेंडर हो, ठीक है, इस सभी को हम इंक्लूड करते हुए हर किसी को आगे ले जाएं और उनको डेवलप करें। नेक्स्ट आता है हंगर एंड पोवर्टी। अब पोवर्टी और जो फूड न्यूट्रिशन होता है ये बहुत ही एमडीजीज में अलग तरीके से, मतलब एक ही जगह पर यहाँ पर रखा जाता है कि हंगर और पोवर्टी, इनको सेपरेट नहीं किया गया था एमडीजीज में। वहीं जो सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स हैं इनमें इनको सेपरेट गोल्स बनाकर यहाँ पर रखा गया है। उसके बाद जो यहाँ पर फंडिंग है, तो एमडीजीज के पास किसी भी तरीके का कोई सस्टेनेबिलिटी की फंडिंग नहीं होती थी। वो हमेशा डोनर्स पर डिपेंड करते थे, जो कि हमेशा रिच डेवलप्ड कंट्रीज होती थी। वहीं जो एसडीजीज होते हैं वो सस्टेनेबिलिटी पर फोकस करते हैं, इंक्लूसिव इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं, जहाँ पर सारे देश एक साथ मिलकर आएँ और सस्टेनेबल तरीके से अपना डेवलपमेंट करें। और वहीं जो लेस डेवलपमेंट कंट्रीज हैं उनको स्ट्रेंथ दें ताकि वो अपने सोशल चैलेंजेस से डील कर पाएँ। नेक्स्ट आता है पीस बिल्डिंग। अब जो पीस है वो एक एसेंशियल एलिमेंट है सोसाइटी के लिए, क्योंकि अगर सोसाइटी में दंगे होते रहेंगे, सोसाइटी अनस्टेबल रहेगी, पीस नहीं होगा तो सोसाइटी टूटने लगेगी। तो इसीलिए पीस का होना, यानी शांति का होना सोसाइटी में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि वो प्रॉस्पर कर सके, समृद्ध हो सके और अच्छे से ग्रो कर सके। तो एसडीजीज में पीस एज अ गोल की बात की जाती है। मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में पीस के रिगार्डिंग एक सेपरेट गोल है। वहीं अगर हम एमडीजीज की बात करें तो पीस यहाँ पर दिखाई नहीं देता है। नेक्स्ट आता है डेटा रेवोल्यूशन। अब जो भी डेटा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में यहाँ पर लाया गया है, तो इसमें कहा जाता है कि वो हाई क्वालिटी का हो, रिलायबल डेटा हो, जहाँ पर जो लोग हैं उसको आसानी से एक्सेस कर सकें, ठीक है, ताकि उन्हें पता लग सके कि क्या क्या गोल्स हैं, ठीक है, हमारे क्या क्या राइट्स हैं। वहीं एमडीजीज में डेटा की कोई बात ही नहीं की जाती है। उसके बाद है क्वालिटी एजुकेशन। अब जो मेजर गोल था एमडीजीज का वो था यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन। बस ये एजुकेशन की बात करते थे। वहीं एसडीजीज में यहाँ पर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की भी बात की जाती है कि किस क्वालिटी की हम एजुकेशन प्रोवाइड करें, जिससे कि जो लोग हैं वो आगे जाकर प्रोग्रेस कर सकें। तो इस एनालिसिस से हम देख सकते हैं कि जो एसडीजीज हैं वो बेटर फॉर्मुलेटेड हैं, ठीक है, और आगे बढ़ते रहने के लिए काम करते हैं। अब देखते हैं कि इनका नेचर क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का। तो हम एक एंथ्रोपोसीन एज में रह रहे हैं, जो कि ह्यूमन ड्रिवन एज है प्लेनेट की। अब ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से हम ग्लोबल इकोनॉमिक फंक्शंस में हैम्परिंग कर रहे हैं, ठीक है, जो कि डिजास्टर्स में बदल रहे हैं। अब इस सभी की वजह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो गोल्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे लिए, ठीक है। तो सबसे पहला जो गोल आता है हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सबसे पहला है नो पोवर्टी। मतलब पोवर्टी हमें कहीं किसी भी तरीके से रहनी नहीं चाहिए, ठीक है, सोसाइटी से जो पोवर्टी है उसको हटा देना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें पोवर्टी को, ये एक इम्पॉसिबल और डॉन्टिंग टास्क लगता है, ठीक है, पहली नज़र में अगर हम देखें ये टफ है।
किसी भी सोसाइटी से ऑल फॉर्म ऑफ पॉवर्टी को खत्म करना बाय 2030। ठीक है, पर जो इंडिया है वो इसमें सक्सेसफुल रहा है। ठीक है, उसकी इफेक्टिव स्ट्रैटेजीज की वजह से। ठीक है, और जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है वो भी इसमें लगातार काम कर रही है ताकि जो लोग हैं वो पॉवर्टी की साइकिल से बाहर आ सकें। अब ये देखते हैं कि इंडिया कौन कौन सी ऐसी पॉलिसीज का यूज कर रहा है पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए, जिसमें सबसे पहली आती है हमारी सोशल प्रोटेक्शन एंड सेफ्टी नेट्स। अब सोशल प्रोटेक्शन में एक बहुत सारी स्कीम्स आ जाती हैं, जैसे कि नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, जो कि वल्नरेबल सेक्शंस जो होते हैं हमारी सोसाइटी के, वो एडल्ट्री हो, ठीक है, डिसेबल्ड हो, चिल्ड्रन हो, वुमेन हो, विडोज हो, इन सभी को एक कवर करती हैं थ्रू इट्स फ्लैगशिप स्कीम्स लाइक मनरेगा। अब मनरेगा में क्या है, 100 दिन का गारंटीड वर्क दिया जाता है पर ईयर पर फैमिली। ठीक है, अब इससे 12% का हमें एम्प्लॉयमेंट में इंक्रीज देखने को मिला है 2019 और 2020 में। और एडिशनल जो 400 बिलियन रुपीस हैं वो एलोकेट किए गए हैं जो भी वर्कर्स कोविड 19 की वजह से जिनकी जॉब चली गई है, जो अनएम्प्लॉयड हैं, उनके लिए यहाँ पर एलोकेशन हुआ है 400 बिलियन रुपए का। ठीक है, उसके बाद एक्सेस टू बेसिक सर्विसेज। अब बेसिक सर्विसेज में जैसे कि वेलबींग आ जाती है, अच्छे न्यूट्रिशन का एक्सेस आ जाता है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ आ जाती हैं। तो इन सभी को अफोर्डेबल प्राइस पे जो इंडिया है वो उनको देने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, जैसे कि प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, जहाँ पर बैंकिंग की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं लोगों को। ठीक है, पेंशन्स दी जा रही हैं इन सभी स्कीमों के तहत। उसके बाद लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ को यहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है और एक स्किलिंग इन्वायरमेंट बनाने की भी बात की जा रही है। तो अगर हम अभी प्रेजेंट की बात करें तो एग्रीकल्चर जो है वो 59% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन को यहाँ पर लाइवलीहुड प्रोवाइड करता है, जो कि ग्रोथ को बूस्ट भी करता है। इससे जॉब्स भी क्रिएट होती हैं और पॉवर्टी भी रिड्यूस होती है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्लेज किया है कि 2022 तक वो फार्मर्स की इनकम को डबल कर देंगी। ठीक है, क्योंकि पेंडेमिक जब आया था तो उसकी वजह से हर चीज़ की जो इकोनॉमिक वैल्यू थी वो नीचे गिर गई थी और जो हमारी इकोनॉमी थी वो भी नीचे गिर गई थी। इसी को देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्लेज लिया है कि 2022 तक हमें फार्मर्स की इनकम को डबल करना है। कुछ स्कीम्स भी बताई गई हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। यहाँ पर जो लोग हैं वो अपनी फसल का बीमा कराते हैं, अगर उनकी फसल खराब भी हो जाती है तो उनके कंपनसेशन में उन्हें कुछ अमाउंट भी पे कर दिया जाता है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। ठीक है, तो ये सब ऐसी कुछ स्कीम्स हैं जो कि इंडियन गवर्नमेंट द्वारा यूज की जा रही हैं। अब सेकंड गोल आता है जीरो हंगर। एंड हंगर, अचीव फूड सिक्योरिटी, इंप्रूव न्यूट्रिशन एंड प्रमोट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। अब सेकंड गोल जो है वो है भुखमरी को हटाना। अब इसको हटाएंगे कैसे? तो जो सबसे पहला हमारा गोल है इसमें वो है फूड सिक्योरिटी को लेकर। तो इसको देखते हुए इंडिया ने एक प्रोग्राम चालू किया है जो कि है फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम, जिसको NFSA के अंडर लाया गया है, जो कि है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। अब इसमें जो 2/3 ऑफ इंडियन पॉपुलेशन है, जहाँ पर जो फीमेल मेंबर्स ज़्यादा होती हैं, हाउस होल्ड में जो काम करती हैं, उनको राशन कार्ड दिए जा रहे हैं। ठीक है, ताकि उनको कम दामों पर अनाज प्रोवाइड किया जा सके। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि बहुत ही कम कमा पाते हैं, राशन की दुकानों पर भी वो राशन नहीं ले पाते हैं। तो इनके लिए भी कुछ हमारे यहाँ स्कीम्स चालू की गई हैं ताकि हर महीने उन्हें कुछ पैसे दिए जाते हैं जिससे वो अनाज खरीद सकें। फ्री में अनाज बांटा जाता है 5-5 किलो। तो ये सब आता है अंत्योदय अन्न योजना प्रोग्राम के तहत। फिर आता है न्यूट्रिशन सिक्योरिटी। अब इंडिया में बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर जो बच्चे होते हैं, जो चिल्ड्रन होते हैं, वो अंडर न्यूट्रिशन का शिकार होते हैं। उन्हें सही तरीके का कोई खाना नहीं मिलता और उसी के साथ साथ सैनिटेशन वहाँ की पुअर होती है। तो इसके लिए प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना यहाँ पर लगाई गई है। ठीक है, एडल्ट्स एंड गर्ल्स के लिए, ताकि जो भी चिल्ड्रन हैं वो अच्छे से न्यूट्रिशन ले सकें। ठीक है,
इनको कुछ मनी प्रोवाइड की जाती है ताकि वो अनाज खरीद कर खा सकें। नेक्स्ट है एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी। अब फूड सिक्योरिटी बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, ठीक है। अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी हमारी लो होगी तो फूड सिक्योरिटी हम इंश्योर नहीं कर सकते। तो इसी को देखते हुए एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को यहाँ पर इंक्रीज करने की बात की गई है ताकि जो फार्मर्स की इनकम है हम उनको डबल कर सकें। तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स यहाँ पर ध्यान रखा जा रहा है कि क्रॉप प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करें, लाइफ स्टॉक प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करें, ठीक है। क्रॉप की इंटेंसिटी जो है उसको इंक्रीज करें, क्रॉप्स का डाइवर्सिफिकेशन हो, ठीक है। बेटर प्राइसेस हम फार्मर्स को दे सकें और उसी के साथ साथ कुछ नॉन फार्म्स ऑक्यूपेशन भी हम दें ताकि जो फार्मर्स हैं वो सिर्फ खेती पर डिपेंड ना रहकर किसी और तरीके का भी यहाँ पर प्रोडक्शन कर सकें। थर्ड आता है गुड हेल्थ एंड वेलबींग। अब इसमें जो इंडिया है वो नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 के अंदर बहुत सारी प्रोग्रेस कर रहा है, जिसमें सबसे पहला जो आता है वो है यूनिवर्सल एंड अफोर्डेबल हेल्थ केयर। तो इंडिया में ये माना जाता है कि अगर किसी इंसान को अपना इलाज कराना है तो उसे बहुत सारे पैसों की ज़रूरत है, मतलब हॉस्पिटल्स को यहाँ पर देखा जाता है कि बहुत महंगे हैं, लुटेरे हैं, लूट लेंगे। तो ये सब तरीके के बचने के लिए इंडिया में आयुष्मान भारत योजना लाई गई है, जो कि कम्युनिटीज़ को प्रोवाइड की जाती है जो कि एक रिस्क पर रहती हैं, जिनके पास ज़्यादा पैसे नहीं होते हेल्थ केयर पर खर्च करने के लिए। इसीलिए प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यहाँ पर प्रोवाइड करती है कि 100 मिलियन वल्नरेबल फैमिलीज जो हैं उनको 5 लाख रुपए तक का यहाँ पर ईयर का बेनिफिशियली दी जाता है, ठीक है। यहाँ पर अमाउंट दिया जाता है ताकि वो कैशलेस पेमेंट के थ्रू अपना काम कर सकें, ठीक है। 10 मिलियन जो लोग हैं कैशलेस ट्रीटमेंट करा सकें, 5-5 लाख रुपए पर ईयर उन्हें दें हेल्थ केयर पर खर्च करने के लिए। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री औषधि केंद्र जो हर जगह खुले रहते हैं, जो कि 50% कम डिस्काउंट पर हमें दवाइयाँ प्रोवाइड करते हैं, तो ये भी इसके अंडर ही आता है। सेकंड है अफोर्डेबल हेल्थ केयर। तो गवर्नमेंट मेडिसिन जो हैं वो यहाँ पर अफोर्डेबल प्राइस पे हमें प्रोवाइड करती हैं, पॉकेट फ्रेंडली प्राइस पे यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है सारी चीज़ों को। नेक्स्ट है मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये एक बेंचमार्क है, ठीक है, क्योंकि एक कंट्री को अगर डेवलप करना है तो उसे अच्छे तरीके के लोग चाहिए। अब अच्छे तरीके के लोग मतलब स्वस्थ लोग चाहिए। अब इसके लिए बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस भी खोले जाते हैं, ठीक है, ताकि लोग डॉक्टर बने, दूसरों की सहायता करें। तो इसके लिए भी यहाँ पर कुछ स्कीम्स लाई गई हैं, जैसे कि 141 नए मेडिकल कॉलेजेस खोले गए हैं, ठीक है, इंडिया में, ताकि मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे से डेवलप हो सके और एक तरीके से देखा जाए तो अफोर्डेबल हेल्थ केयर यहाँ पर प्रोवाइड की जा सके। नेक्स्ट है रिड्यूसिंग मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो। अब जो माएँ बर्थ के बाद मर जाती हैं वो इनमें आती हैं मैटरनिटी मोर्टेलिटी में। तो इससे बचने के लिए भी यहाँ पर कुछ स्कीम्स लाई जा रही हैं, जैसे कि 2014 टू 16 की अगर हम बात करें तो 130 पर थाउजेंड, मतलब 1000 में से 130 माएँ ऐसी होती थी जो बर्थ के साथ मर जाती थी। वहीं 2015 से 17 में यहाँ पर हमें थोड़ा कम देखने को मिला, 122 हुई हैं। और 2030 तक जो इंडिया का टारगेट है वो है कि हमें पर 1070 जो डेथ्स हैं उनको यहाँ पर अचीव करना है। नेक्स्ट आता है रिड्यूसिंग नियोनेटल एंड अंडर 5 मोर्टेलिटी। मतलब जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है हमारे इंडिया में उसको कम किया जाए, ठीक है। पहले 30% होता था, अब 8% हो चुका है। कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ को एलिमिनेट किया जाए, ठीक है, जैसे कि मलेरिया, टीबी, ठीक है, ये सब। फोर्थ आता है क्वालिटी एजुकेशन। Ensure inclusive, equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all। अब इसमें एक नारा दिया जाता है लिविंग नो वन बिहाइंड, मतलब किसी को हमें पीछे नहीं छोड़ना। हर किसी को हमें प्राइमरी एजुकेशन देनी है ताकि वो आगे जाकर एक इन्फॉर्म्ड सिटीजन बन सके। अब जो गोल है वो है कि अफोर्डेबल एजुकेशन को यहाँ पर प्रोवाइड करना क्वालिटी के साथ साथ विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कास्ट, जेंडर और कलर। अब इसमें सबसे पहला जो गोल आता है वो आता है अर्ली ईयर्स एजुकेशन का। तो नेशनल
अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन की जो पॉलिसी है 2013 की, वो एम्फेसिस करती है कि चिल्ड्रन को ग्रो करने के लिए, डेवलप करने के लिए हमें प्री प्राइमरी एजुकेशन पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, जो कि एक इंटीग्रल पार्ट होती है स्कूल एजुकेशन का। तो इसके लिए हमें सबसे पहले प्राइमरी एजुकेशन को यहाँ पर सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है, जहाँ पर जो बच्चे हैं प्राइमरी एजुकेशन लें, उसके बाद जाकर वो अपनी दूसरी एजुकेशन को परस्यू कर सकें। इसके लिए यहाँ पर आंगनवाड़ी सेंटर्स खोले गए हैं, ठीक है, जहाँ पे फ्री एजुकेशन दी जाती है। साथ ही साथ जो गवर्नमेंट के प्राइमरी स्कूल्स होते हैं, वहाँ पर भी फ्री एजुकेशन दी जाती है इस सभी को प्रमोट करने के लिए। सेकेंड है एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन। तो एजुकेशन एक फंडामेंटल राइट भी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जहाँ पर ये बताया जाता है कि 6 से 14 साल तक के बच्चों को कंपलसरी एजुकेशन देना ज़रूरी है, ठीक है। तो जो गवर्नमेंट है वो अच्छे तरीके से यहाँ पर काम कर रही है, ठीक है। स्कूल ज़्यादा से ज़्यादा बनाए जा रहे हैं, ठीक है, और बेसिक सर्विसेज जैसे कि टॉयलेट्स हो गया, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर हो गया, स्कूल्स में प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ताकि किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना आए बच्चों को पढ़ाई में। नेक्स्ट है इम्प्रूव्ड एजुकेशनल आउटकम्स एट प्राइमरी एंड सेकेंडरी लेवल्स। धीरे धीरे हमें अब क्या करना है, मॉडर्नाइज करना है हमारे एजुकेशन को, ठीक है, जहाँ पर लिटरेसी बढ़ाई जाए, ठीक है, कॉग्निटिव थिंकिंग स्किल्स हमें डेवलप करानी पड़े बच्चों में, ताकि वो अच्छे से प्रोफेशनल वर्क भी अब कर सकें, ठीक है। अब इसके लिए ट्रेंड टीचर्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ट्रेंड टीचर्स का नंबर यहाँ पर बढ़ा है, ठीक है, साथ ही साथ बच्चों का भी नंबर यहाँ पर बढ़ा है। उसके बाद आता है हायर एजुकेशन। तो जो नंबर यूनिवर्सिटी का बढ़ा है हमारी कंट्रीज में, तो वो 37% हुआ है, ठीक है। तो यही सब है, जहाँ पर जो वीमेंस की एक्सेस है लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ की, वो भी इम्प्रूव हुई है। उसके बाद आता है स्किल डेवलपमेंट। तो प्रेजेंट में स्किल्स की बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही है। इसको देखते हुए प्रोफेशनल एजुकेशन भी यहाँ पर लोगों को दी जा रही है थ्रू इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, जो कि लॉन्ग टर्म स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। और कुछ गवर्नमेंट की स्कीम्स भी है, जैसे कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जो कि इंश्योर करती है कि जो यूथ है हमारे इंडिया की, उसको अच्छे से स्किल ट्रेनिंग मिले, ठीक है, इंडस्ट्रीज में, और उसे एक बेटर लाइवलीहुड यहाँ पर प्रोवाइड किया जा सके। नेक्स्ट है जनरल एंड डिसएबिलिटी सेंसिटिव एजुकेशनल फैसिलिटीज़। तो जो इंडिया है वो एजुकेशनल फैसिलिटीज़ को सेंसिटिव करने के लिए काम कर रहा है। जो भी चिल्ड्रन डिसएबिलिटीज़ के साथ पढ़ने आते हैं, उनको रैंप प्रोवाइड किए जा रहे हैं, स्पेशल हाइजीन रूम्स यहाँ पर प्रोवाइड किए जा रहे हैं, टीचिंग मटेरियल्स उन्हें दिए जा रहे हैं, ताकि एक इंक्लूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट यहाँ पर क्रिएट किया जा सके। फिफ्थ गोल आता है जनरल इक्वालिटी का, जिसमें है कि जनरल इक्वालिटी को हमें अचीव करना है। सारी विमेन और जो गर्ल चाइल्ड्स हैं उनको एम्पावर करना है। तो इसमें सबसे पहला आता है सोशल प्रोटेक्शन एंड लाइवलीहुड्स। तो जो विमेन है वो हमारी लाइवलीहुड में एक इंटीग्रल पार्ट है सोशल प्रोटेक्शन और इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन का, ठीक है। अब ये मनरेगा जैसी जो स्कीम्स हैं उनके ज़रिए यहाँ पर इसको प्रमोट किया जा रहा है, जहाँ पर जो 33% जो बेनिफिशरीज हैं, स्पेशली जो विमेन हैं 33%, उनको यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। साथ ही साथ दीनदयाल अंत्योदय योजना जो है वो यहाँ पर विमेन को स्किल्स डेवलप करा रही हैं, ठीक है, एक्सेसिबल नॉलेज यहाँ पर दी जा रही हैं। नेक्स्ट आता है स्किलिंग एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो जो प्रधानमंत्री जन धन योजना है वो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी वजह से 54% जो खाते हैं वो विमेन के खुले हैं, ठीक है। 97% वुमेन एनरोल हुई हैं लॉन्ग टर्म स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज में। पॉलिटिकल और इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन बढ़ा है विमेन का, ठीक है। अगर हम 2014 से बात करें तो 11% का इंक्रीज देखने को मिला है विमेन का पार्टिसिपेशन, ठीक है। उसके बाद सोशल एनवायरनमेंट, गर्ल चाइल्ड रेशियो जो है वो ड्रॉप होता जा रहा था, पर अब कुछ जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे जो ट्रेंड्स हैं या जो स्कीम्स हैं, उनके जैसे गर्ल्स को यहाँ पर स्ट्रेंथ दी जा रही है, ठीक है, उनको अच्छे से रिसोर्सेज का एक्सेस दिया जा रहा है, विमेन एंटरप्रेन्योरशिप को यहाँ पर प्रमोट किया जा रहा है, और इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन जो है विमेन का वो भी इम्प्रूव किया जा रहा है।
नेक्स्ट गोल आता है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। ठीक है, अब इसमें सेफ एंड अफोर्डेबल ड्रिंकिंग वाटर फॉर ऑल। अब इसमें एक नई और यूनिफाइड मिनिस्ट्री बनाई गई है जल शक्ति के लिए, जहाँ पर जो भी चैलेंजेस वाटर से रिलेटेड हैं उनको यहाँ पर सुना जाता है। और 96% जो हाउस होल्ड हैं अभी तक यहाँ पर सेफ ड्रिंकिंग वाटर का एक्सेस दिया जा चुका है अंडर द जल शक्ति अभियान। ठीक है, उसके बाद जो वाटर की क्वालिटी है उसको भी यहाँ पर चेक किया जाता है कि वाटर तो हमने प्रोवाइड करा दिया, पर उसी के साथ साथ वाटर की क्वालिटी को भी यहाँ पर मेंटेन करके रखना चाहिए। तो सेंट्रल वाटर कमीशन जो है वो यहाँ पर स्ट्रेटजीज बनाती है वाटर की क्वालिटी को सही रखने के लिए। ठीक है, रिवर्स को क्लीन किया जाता है, कंटेमिनेशन से बचाया जाता है, सैनिटेशन और हाइजीन यहाँ पर मेंटेन की जाती है थ्रू दी फ्लैगशिप इनिशिएटिव्स लाइक स्वच्छ भारत मिशन, जो कि 109 मिलियन हाउस होल्ड और कम्युनिटी टॉयलेट्स यहाँ पर कंस्ट्रक्ट किए जा चुके हैं ताकि खुले में शौच करना लोग बंद करें। ठीक है, नेक्स्ट आता है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। ठीक है, इसी के साथ साथ यहाँ पर प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना भी प्रोवाइड कराई जा रही है, जहाँ पर इतने सारे विलेजेस जो हैं उनको इलेक्ट्रीफाई किया जा रहा है। यूनिवर्सल एक्सेस दिया जा रहा है इलेक्ट्रिसिटी का, अफोर्डेबल इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है, इंडिया हैज़ जम्प्स रैंक फ्रॉम 137 टू 22। अब इंडिया की जो रैंकिंग थी यूनिवर्सल एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में, वो 2014 में 137 थी, अब वो हटकर 22 हो चुकी है 2019 में, जिसकी वजह से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो अच्छे से इम्प्लीमेंट हो पा रहा है। नेक्स्ट आता है रिन्यूएबल एनर्जी। अब एनर्जी प्रोवाइड कराने से किसी ना किसी तरीके का कोई चैलेंज आता है, तो इसको कॉम्बैट करने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी के लिए कुछ इंस्टॉलेशंस हुई हैं। ठीक है, ताकि जो क्लाइमेट एक्शन हो रहा है उसको हम कॉम्बैट कर सकें रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ करके। फिर है क्लीन एंड कुकिंग एनर्जी। अब क्लीन कुकिंग एनर्जी को प्रोवाइड किया जा रहा है क्योंकि पहले के लोग क्या करते थे कि काउडंग केक से यूज़ करके वो खाना बनाते थे। ठीक है, उनमें आग जला के खाना बनाते थे। अब प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत सबको सिलेंडर दिए जा रहे हैं। ठीक है, जो भी महिलाएं हैं उनको गैस कनेक्शन दिए जा रहे हैं ताकि उनको क्लीन कुकिंग एनर्जी मिल सके। उसी के साथ साथ इंटरनेशनल कोऑपरेशन भी यहाँ पर की जा रही हैं, अलग अलग देशों के साथ हम एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं ताकि हम अच्छे से यहाँ पर काम कर सकें। फॉर एग्जांपल हमने फ्रांस के साथ इंटरनेशनल सोलर अलायंस किया है ताकि इनोवेटिव पॉलिसीज़ को वर्क में लाया जा सके। ठीक है, और सोलर एनर्जी प्रोग्राम्स को यहाँ पर अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जा सके। नेक्स्ट आता है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इंडिया की ग्रोथ में सबसे बड़ा जो एक पिलर है वो है एंटरप्रेन्योरशिप का, जो कि थर्ड लार्जेस्ट पिलर है हमारी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी का। तो इसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करने के लिए यहाँ पर कुछ कंपोनेंट्स लाए गए हैं। ठीक है, जैसे कि स्मॉल एंटरप्राइजेस को फंड करना। ठीक है, जिसका एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है हमारा स्टार्टअप इंडिया। अब स्टार्टअप इंडिया के तहत सबको मोटिवेट किया जाता है कि आप अपना कोई स्मॉल स्केल बिजनेस स्टार्ट करें, इकोनॉमिक ग्रोथ में अपनी कंट्रीब्यूशन दें। और माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस स्कीम यानी मुद्रा स्कीम में यहाँ पर स्मॉल स्केल और माइक्रो एंटरप्राइजेस को फाइनेंशियल सपोर्ट भी किया जाता है कि सभी को एक साथ लाकर हम डेवलप कर सकें हमारी कंट्री को। उसी के साथ साथ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स भी लाए गए हैं। ठीक है, अब जैसे कि इसमें कॉर्पोरेट टैक्स को रिड्यूस किया गया है, जीएसटी को यहाँ पर लाया गया है कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और जो दूसरी कॉस्ट होती है उनको हटाया जा सके, बर्डन कम पड़े लोगों पे। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, यहाँ पर मेक इन इंडिया प्रोग्राम लाया गया है कि ताकि जो भी लोग इंडिया में काम कर रहे हैं वो इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काम करें। ठीक है, इससे जॉब्स भी मिलेंगी और इकॉनमी में हमारी बूस्ट करेगी। तो इसी के लिए यहाँ पर मेक इन इंडिया स्कीम लाई गई है ताकि जो लोग हैं वो इंडिया में बने प्रोडक्ट्स का यूज़ करें ताकि देश का पैसा देश में ही रहे, देश से बाहर ना जाए। उसके बाद है डिसेंट वर्क एंड लेबर वेलफेयर। अब जो हम ऐसी जॉब्स प्रोवाइड करें लोगों को कि उन्हें डिसेंट वेजेस मिल सकें। ठीक है, लेबर के वेलफेयर के लिए काम करें। ठीक है, लेबर राइट्स को हम सुने, उनकी वर्क प्लेस को सेफ रखें और वर्कर्स को सिक्योर रखें। यह सबसे बड़ा यहाँ पर गोल है। फिर है स्किलिंग इकोसिस्टम। अब इसके ज़रिए 33% जो इंडिया की पॉपुलेशन है
15 से 24 साल के बीच में उनको यहाँ पर स्किल इंडिया प्रोग्राम में इंक्लूड किया गया है, जो कि शॉर्ट टर्म वोकेशनल एजुकेशन को यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि मंथली वेजेस में भी हमें इंक्रीज देखने को मिला है। तो ये है कुछ 8 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो कि सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं। ज़्यादा इसमें समझाने वाला कुछ है नहीं, आप खुद भी पढ़कर इन्हें आसानी से समझ सकते हैं।